गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिक क्या होता है। ब्रिक मतलब ईंट, तो सभी ने देखी होगी। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो ब्रिक अर्थ का बना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिक का कंपोजिशन क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, कंपोजिशन में आपको ध्यान रखना है सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया। ये ब्रिक में जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं। सिलिका की अगर बात करें तो जो ब्रिक अर्थ ब्रिक है उसमें इसका परसेंटेज होता है 50 to 60%। एल्यूमिना या फिर जो क्ले है इसका जो रेशियो होता है वो है 20 to 30%। लाइम है, इसका रेशियो होता है 4 to 10%। आयरन ऑक्साइड है, इसका रेशियो होता है 4 to 5%। एंड जो मैग्नीशियम है इसका रेशियो होता है अप्रोक्सीमेटली 1%। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट परसेंटेज पूछ लेते हैं कि लाइम का कितना परसेंटेज होता है या एल्यूमिना है वो कितना परसेंट होता है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो सिलिका है इसका क्या वर्क होता है। ब्रिक में एल्यूमिना है, इसका क्या वर्क होता है। तो अगर हम सिलिका की बात करें तो सिलिका है ये यूनिफॉर्म शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाता है ब्रिक को। इसके अलावा ये इट प्रिवेंट क्रैकिंग, रैपिंग एंड श्रिंकेज। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिक अर्थ में जो सिलिका है इसका रेशियो 50 to 60% होता है और ये क्या करता है कि जो ब्रिक है उसको यूनिफॉर्म शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाता है और उसमें जो क्रैकिंग या जो श्रिंकेज आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है। अगर इसके अमाउंट यानी जो रेशियो दिया हुआ है 50 to 60% या अगर इससे एक्सीड करे तो एक्सेस में ये हार्मफुल होता है और ये क्या करता है कि ब्रिक को ब्रिटल बना देता है। अगर 50 to 60% से ज़्यादा सिलिका रहेगा तो जो ब्रिक के पार्टिकल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स है उसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द ब्रिक अर्थ। नेक्स्ट इसमें जो कंपोजिशन में आता है वो है एल्यूमिना और क्ले, जिसका रेशियो 20 to 30% होता है। ये क्या है, ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिक है उसको हम अपनी डिजायरेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसका जो रेशियो है वो 20 to 30% से एक्सीड कर जाए तो उस केस में, एक्सेस के केस में जो इसका नुकसान होता है वो क्या होता है कि इसके वजह से ब्रिक में क्रैकिंग, रैपिंग एंड श्रिंकेज जनरेट होते हैं। ठीक है, तो सिलिका तो क्या करता है, जो क्रैकिंग, रैपिंग, श्रिंकेज है उनको प्रिवेंट करता है। और अगर एल्यूमिना का जो परसेंटेज है वो एक्सीड कर जाए 20 to 30% से तो उस केस में ब्रिक में जो क्रैकिंग, रैपिंग और श्रिंकेज है वो जनरेट होते हैं। लाइम की बात करें तो लाइम का रेशियो 4 to 10% होता है और इसका वर्क होता है श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ये प्रिवेंट द श्रिंकेज ऑफ द ब्रिक। इसके अलावा अगर इसका रेशियो एक्सीड कर जाए तो ये क्या हार्मफुल होता है, तो क्या करता है एक्सेस के केस में
मेल्ट द ब्रिक, ब्रिक को मेल्ट कर देता है। आयरन ऑक्साइड है, इसका जो रेशियो होता है वो 4 to 5% होता है। ये ब्रिक को रेडिश कलर प्रोवाइड करवाता है, रेडिश कलर। और इसके अलावा इसका वर्क होता है कि जो लाइम एंड सिलिका है उनको फ्यूज करने का। मैग्नीशिया की बात की जाए तो मैग्नीशिया अप्रोक्सीमेटली 1% होता है और ये येलोइश कलर प्रोवाइड करवाता है ब्रिक को। और इसके अलावा इसका वर्क होता है प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज को भी प्रिवेंट करता है। बट अगर इसकी अमाउंट एक्सीड कर जाए तो उस केस में क्या है, ब्रिक को ये मेल्ट कर देता है, ब्रिक का डिके कर देता है। तो ये कंपोजिशन है, ये ध्यान रखना है। इसका परसेंटेज क्या है, इनका वर्क क्या है। ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है या तो सिलिका के लिए कि भाई सिलिका का क्या यूज होता है, तो यूनिफॉर्म शेप एंड साइज के लिए सिलिका रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो ब्रिक में प्लास्टिसिटी है वो किसकी वजह से आती है, तो एल्यूमिना की वजह से आती है। या कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसके अमाउंट एक्सीड करने पे ब्रिक में क्रैकिंग, रैपिंग और श्रिंकेज होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्यूमिना। आगे हम देखते हैं कि जो ब्रिक है उसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सेकंड स्टेप आता है इसमें मोल्डिंग। थर्ड आता है इसमें ड्राइंग एंड फोर्थ आता है इसमें बर्निंग। ये मैन्युफैक्चर की प्रोसेस है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले यानी जो ब्रिक के लिए हम ब्रिक अर्थ यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी जो स्टेप्स होती है वो आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्टेप्स, इसमें फर्स्ट होता है अनसॉइलिंग। ज़्यादा डिटेल में इसको आपको नहीं देखना है। अनसॉइलिंग का मतलब होता है कि जो अर्थ सरफेस है उसके 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ के कवर को रिमूव करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अनसॉइलिंग करते हैं। इसके बाद में जो आता है वो होता है डिगिंग यानी खुदाई करना। खुदाई से जो हम ब्रिक अर्थ ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम क्या है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगे, पेबल्स होंगे, स्टोन होंगे, उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्लीनिंग। इसके बाद में हम वेदरिंग। वेदरिंग के बाद में आता है ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग के बाद में आता है टेम्परिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो अर्थ सरफेस है उसके जो ऊपर का जो कवर है 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ का, उसको रिमूव करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। उसके बाद में डिगिंग करते हैं। डिगिंग के बाद में जो अपन ब्रिक अर्थ अचीव करते हैं उसमें क्या होंगे, पेबल्स भी होंगे, कुछ लीव्स भी होंगे, तो उनको हम रिमूव करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे क्लीनिंग। उसके बाद में वेदरिंग, मतलब थोड़ी देर के लिए एयर में इसको ओपन एयर में रख देते हैं। उसके बाद में ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि जो भी अपने पास में इसके कंपाउंड है, कंपोजिशन है, उसको मिक्स करते हैं। टेम्परिंग में क्या होता है, टेम्परिंग में वाटर को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो कंपाउंड होते हैं, ये होता है टेम्परिंग। तो टेम्परिंग है, ये जो प्रोसेस है वो की जाती है पग मिल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो टेम्परिंग प्रोसेस है वो पग मिल में कंप्लीट की जाती है।
इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो ब्रिक अर्थ है वो प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ से फिर हम क्या है उसको कुछ शेप और साइज प्रोवाइड करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं मोल्डिंग। टेम्परिंग के बाद में जो ब्रिक अर्थ आता है उसको शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं मोल्डिंग। तो मोल्डिंग में देखिए, मोल्डिंग के या तो जो मोल्ड हम यूज़ करते हैं वो स्टील के होते हैं या फिर वुड के होते हैं। और अगर इनके साइज की बात की जाए तो इसकी साइज, ये जो मोल्ड है इसकी साइज 8 to 12% ग्रेटर होती है जो ब्रिक की साइज होती है। जिस साइज का हम ब्रिक बना रहे हैं उससे 8 to 12% ज़्यादा का हम क्या है स्टील या फिर वुड मोल्ड लेते हैं। मोल्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें या तो क्या होता है हैंड मोल्डेड होते हैं, हैंड मोल्डेड, या फिर होता है मशीन मोल्डेड। हैंड मोल्डेड फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इसके फिर से दो क्लासिफिकेशन होता है कि या तो क्या होता है टेबल मोल्डेड हो या फिर ग्राउंड मोल्डेड हो। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है कि मोल्ड है वो कौन से टाइप के होते हैं, उनकी साइज में क्या चेंज होता है। फिर यहाँ पे जो मोल्डिंग करते हैं वो या तो हैंड मोल्डेड होगा या मशीन मोल्डेड होगा। हैंड मोल्डेड का इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, बट ध्यान रख लेना कि हैंड मोल्डेड है या तो टेबल मोल्डेड होगा या ग्राउंड मोल्डेड होगा। इसके अलावा अगर इसी तरीके से मशीन मोल्डेड की बात की जाए तो ये भी दो टाइप के होते हैं। इसमें आता है प्लास्टिक क्ले मोल्डेड ब्रिक एंड ड्राई क्ले मोल्डेड ब्रिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हमने ब्रिक अर्थ को एक प्रॉपर साइज एंड शेप प्रोवाइड करवा दिया, उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे उसकी ड्राइंग करेंगे। और ड्राइंग करना क्यों ज़रूरी है, डायरेक्ट बर्निंग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बर्निंग वाली प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्या है कि जो अपने पास में ब्रिक है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें क्या है ज़्यादा श्रिंकेज होंगे और श्रिंकेज की वजह से ब्रिक में क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। तो इसलिए अपन मोल्डिंग के बाद में क्या करते हैं ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग का मतलब कि जो भी हमने ब्रिक प्रिपेयर किया है, प्रॉपर शेप एंड साइज जो हमने प्रोवाइड करवाया है उसको हम पहले सुखाते हैं। तो इसमें दो प्रोसेस होती है, या तो नेचुरली हम सुखाएंगे, नेचुरली मतलब बाय एयर, या फिर आर्टिफिशियली सुखाया जाता है। अगर बात की जाए कि जब कोई भी ब्रिक है उसकी ड्राइंग करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, तो वो रहता है 3 to 8 डेज। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ब्रिक को ड्राइंग करने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, कितना रिक्वायर्ड होता है, तो 3 to 8 डेज रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं ब्रिक की बर्निंग करते हैं। बर्निंग में देखिए बर्निंग में दो टाइप किससे हो सकती है, या तो क्लैम्प बर्निंग हो सकती है या फिर किल्न बर्निंग हो सकती है। जो किल्न बर्निंग है उसको हम बोलते हैं भट्टा और क्लैम्प बर्निंग। अगर हम बात करें कि जो क्लैम्प बर्निंग है और जो किल्न बर्निंग है इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो क्लैम्प बर्निंग है इसमें जो गुड क्वालिटी की जो ब्रिक मिलती है, गुड क्वालिटी ब्रिक, वो क्या होती है अप्रोक्सीमेटली 60% होती है। यानी अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ क्ले से अगर 100 ब्रिक के लिए स्टार्ट कर रहे हो
तो जो क्लैम्प बर्निंग है उससे मैक्सिमम जो अच्छी क्वालिटी की आपको ब्रिक मिलती है वो ओनली 60 के अप्रोक्सीमेट ब्रिक ही मिलती है। अगर किल्न बर्निंग की बात की जाए तो यहाँ से जो गुड क्वालिटी की ब्रिक है वो अप्रोक्सीमेटली 90% अचीव होती है, यानी 92 भी हो सकती है या फिर 1-2% कम भी हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली अपने को 90% गुड क्वालिटी की ब्रिक्स मिलेगी। गुड क्वालिटी का मतलब प्रॉपर ब्रंट हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए या तो क्या हो जाता है ओवर ब्रंट होता है और या फिर अंडर ब्रंट। ठीक है, तो मतलब जो क्लैम्प है उसमें जो ओवर ब्रंट और अंडर ब्रंट टाइप की है वो 40% के अप्रोक्सीमेटली होती है, और जो किल्न और जो भट्टा है उससे इन दोनों टाइप की जो ब्रिक्स मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 10% मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। अगर हम बात करें कि इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या रखा जाता है, बर्निंग टेम्परेचर है ब्रिक का वो क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बर्निंग टेम्परेचर फॉर ब्रिक (900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। बर्निंग क्यों करते हैं, क्योंकि बर्निंग से क्या होता है ब्रिक को क्या मिलता है, हार्डनेस मिलेगी। बर्निंग है वो ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा, ब्रिक है वो ड्यूरेबल होगी और डेंस होगी। तो ये बर्निंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी बर्निंग क्यों करते हैं, तो ये ब्रिक को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हम बर्निंग करते हैं। और बर्निंग का टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, बर्निंग टेम्परेचर ब्रिक के लिए 900 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्निंग की जाती है वो या तो क्लैम्प में की जाएगी या फिर किल्न में की जाएगी। क्लैम्प में जो गुड क्वालिटी ब्रिक है वो 60% के अप्रोक्सीमेटली अपन अचीव कर सकते हैं, और जो किल्न और भट्टा है इससे 90% अप्रोक्सीमेटली गुड क्वालिटी ब्रिक अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो किल्न है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कंटिन्यूअस किल्न बर्निंग एंड इंटरमीडिएट किल्न बर्निंग। इसके बाद में देखिए कंटिन्यूस को फिर से क्लासिफाइड किया गया है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है कंटिन्यूस वाले का, बाकी ये क्लासिफिकेशन आपसे नहीं पूछा जाता है। कंटिन्यूस में होता है एक तो ओवरग्राउंड बर्निंग, एक होता है अंडरग्राउंड बर्निंग, और तीसरा होता है इसमें टनल बर्निंग। ठीक है, यानी या तो ओवरग्राउंड क्लीन होगा या फिर अंडरग्राउंड क्लीन होगा या फिर टनल क्लीन होगा। ओवरग्राउंड होता है उसको हम बोलते हैं होफमान किल्न। अंडरग्राउंड है इसको हम बोलते हैं बुल ट्रेंच किल्न, और थर्ड आ जाता है टनल किल्न। देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया में है वो कौन सी टाइप की किल्न को यूज किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है अंडरग्राउंड किल्न को यूज किया जाता है, यानी बुल ट्रेंच किल्न को यूज किया जाता है। और अगर इनमें भी कंपैरिजन किया जाए होफमान किल्न और बुल ट्रेंच किल्न, तो इसमें जो अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक मिलती है वो हमें मिलती है होफमान किल्न से। होफमान, और सेकंड होता है इसमें बुल ट्रेंच। बुल ट्रेंच क्या है, एक अंडरग्राउंड किल्न है, और जो होफमान है वो ओवरग्राउंड किल्न है। तो इससे जो गुड क्वालिटी की ब्रिक्स है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और बुल ट्रेंच से कम अच्छी होती है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इंडिया में जो यूज की जाती है वो कौन सी है, बुल ट्रेंच किल्न। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रिक है उसमें कुछ क्या अनवांटेड कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लाइमस्टोन। फर्स्ट जो आता है वो है लाइम स्लैकिंग। जैसा कि हमने इसके कंपोजिशन में देखा था कि लाइम यूज कर रहे थे, तो लाइम में क्या आता है, एक्चुअली हम लाइम स्टोन यूज़ करते हैं और लाइम स्टोन क्या है, बर्निंग होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaO। लाइम स्टोन यानी CaCO3 और ये बर्निंग होके CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक क्विक लाइम बन रहा है और इसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट के प्रेजेंस में या वाटर के प्रेजेंस में ये क्विक लाइम है, इसमें क्या होती है, स्लैकिंग होती है। तो ये क्या होता है, ये हार्मफुल रहता है ब्रिक के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड इसमें आता है आयरन पायराइट। थर्ड इसमें रहता है एल्कलीज। एल्कलीज में देखिए तो इसमें क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ब्रिक है उसकी अर्थ सरफेस पे वाइट पाउडर जमा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इफ्लोरेसीन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिक में इफ्लोरेसीन होता है वो क्या होता है, जो वाइट पाउडर ब्रिक की सरफेस पे जो जमा हो जाता है उसको इफ्लोरेसीन बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, एल्कलीज की वजह से। एल्कलीज का मतलब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की वजह से। उसके बाद में आता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर एंड वेजिटेबल मैटर। और इसके अलावा जो रहता है वो रहता है स्टोन एंड पेबल्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एल्कलीज वाला आपको ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना, ये क्या होते हैं, हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं कोई भी ब्रिक है उसके अंदर। लाइम स्लैकिंग क्या होता है कि जो लाइम स्टोन होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, वो बर्निंग करके क्या होता है, क्विक लाइम में चेंज हो जाता है। और जो क्विक लाइम है वो वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम स्लैकिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। देखिए सबसे पहले ब्रिक का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन कंटेंट। कोई भी ब्रिक है उसको 24 आवर के लिए यानी 1 डेज के लिए अगर उसको हम वाटर में अब्जॉर्ब करके रखते हैं तो वो कितना वाटर अब्जॉर्ब करता है, उसके बेसिस पे है ना ब्रिक को क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है वाटर अब्जॉर्प्शन के बेसिस पे। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। सेकंड के लिए ये रहता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट।
एंड थर्ड क्लास के लिए इसकी वैल्यू रहती है 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट। तो ये वाटर अब्जॉर्बेशन के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास के लिए वाटर अब्जॉर्बेशन की वैल्यू 20% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, सेकंड के लिए 22 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए एंड थर्ड के लिए 25 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो स्टोन है उसके लिए वाटर अब्जॉर्बेशन की लिमिट क्या थी। तो जैसे कि हम लास्ट 2 लेक्चर से स्टोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ देखा था स्टोन के लिए वाटर अब्जॉर्बेशन की वैल्यू आती है, वो होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। और रिजेक्ट किस लिमिट पे होता है, तो वो होता है 10% पे। ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसा हमने देखा कि सीमेंट की भी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कुछ ना कुछ, स्टोन की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसी तरीके से ब्रिक की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो उसके बेसिस पे जो ब्रिक है उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड जो फोर्थ क्लास है उसको हम बोलते हैं कॉमन बिल्डिंग ब्रिक। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक है तो उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 10 MPa। MPa मतलब न्यूटन पर mm²। सेकेंड क्लास के लिए शुड नॉट बी लेस देन 7.5 MPa। थर्ड क्लास के लिए शुड नॉट बी लेस देन 5 MPa। एंड जो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक है इसके लिए वैल्यू रहती है शुड नॉट बी लेस देन 3.5 MPa। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आंसर रहेगा 3.5 MPa। अगर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इस तरीके से क्लासिफाइड किया हो तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्लास के लिए 10 MPa, सेकंड के लिए 7.5 MPa एंड थर्ड के लिए 5 MPa। अगर हम ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ वेरी करती है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिस तरीके से हम जब RCC पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ आती है वो वेरी कर रही थी 10 to 80 MPa। वैसे जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है ये वेरी करती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 MPa से 35 MPa तक। ठीक है, यानी किस तरीके से रहेगा ये मैं बता देती हूँ। 3.5 MPa, फिर उसके बाद 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, उसके बाद में 25, 30 एंड 35। तो ये ब्रिक की स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। इस तरीके से ब्रिक की स्ट्रेंथ वेरी करती है। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड जो कॉमन बिल्डिंग ब्रिक थी उसका हमने देखा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे। आगे हम देखते हैं कि जो ब्रिक है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। कोई भी गुड बिल्डिंग के लिए हम जो ब्रिक यूज़ करते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज होती है। जैसे कि हमने स्टोन में देखा था कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखा था, वियर एंड टियर की वैल्यू देखी थी, हार्डनेस की वैल्यू देखी थी, टफनेस की वैल्यू देखी थी। वैसे ही अगर ब्रिक को हम कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करें तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रिक है उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये शुड नॉट बी लेस देन 3.5
MPa। 3.5 MPa से इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो ब्रिक है वो एटलीस्ट टेबल मोल्डेड होनी चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होनी चाहिए एंड वेल ब्रंट होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है स्टैंडर्ड साइज और मॉड्यूलर साइज। इसकी वैल्यू होती है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर में। अगर mm में है तो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। ये होती है स्टैंडर्ड साइज ब्रिक की और मॉड्यूलर साइज। इसके अलावा अगर बात की जाए नॉमिनल साइज की, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, तो नॉमिनल साइज होती है वो होती है विद मोर्टार। इसमें क्या होता है कि ब्रिक के साथ क्या होता है, मोर्टार की भी जो वैल्यू है वो इसमें कंसीडर की जाती है। तो ये वैल्यू आती है 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm। यहाँ पे देखिए अगर ब्रिक की बात की जाए तो ब्रिक कुछ तो ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू है 200 mm, ये जो विड्थ है ये है 100 mm और जो थिकनेस है ये है 100 mm। ये आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से इसकी नॉमिनल साइज को डिफाइन किया गया है। तो स्टैंडर्ड साइज होता है एक, स्टैंडर्ड साइज और मॉड्यूलर साइज। सेकंड इसमें होता है नॉमिनल साइज। अगर इसके अलावा बात की जाए तो एक होता है कन्वेंशनल साइज, कन्वेंशनल साइज। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। यह आपको ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम में कन्वेंशनल साइज पूछा जाता है तो ये साइज रहेगी। स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर रहेगा 19, 9 एंड 9। नॉमिनल साइज रहेगा 20, 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना कि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है या फिर mm में है। इसके अलावा एक होता है जो कंट्री की होती है, या जो कंट्री रहने दीजिए, जो फील्ड साइज होती है। फील्ड साइज, फील्ड साइज की बात की जाए तो होता है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। तो ये डेटा आपको ध्यान रखने हैं। ये चार आपके पास मेजरमेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो स्टैंडर्ड साइज है वो क्या है, कन्वेंशनल साइज क्या रहेगी, नॉमिनल साइज क्या रहेगी और फील्ड साइज या ट्रेडिशनल साइज क्या रहेगा। आगे हम देखते हैं वेट ऑफ ब्रिक की बात की जाए। वेट ऑफ ब्रिक तो ये वेरी करता है 3.5 टू 3.6 kg। और अगर बात की जाए 1 मीटर क्यूब ब्रिक है तो उसका वेट क्या होगा, तो उसका वेट होता है 1800 kg। ये डेटा आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें इसमें, तो इसमें देखते हैं कि 2 ब्रिक है, साउंड टेस्ट करते हैं इसके अंदर।
थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है ये, उसमें हम देखते हैं साउंड टेस्ट। साउंड टेस्ट का मतलब कि दो ब्रिक्स को हमने लिया, उनको आपस में स्ट्राइक करवाया, तो उसमें जो साउंड आता है, साउंड टेस्ट, दो ब्रिक को लिया और उनको एक दूसरे से स्ट्रक करवाया, तो उसमें देखते हैं कि जो साउंड रहती है वो क्या है, एक क्लियर मेटेलिक साउंड आनी चाहिए, क्लियर मेटेलिक साउंड। कोई भी गुड ब्रिक है तो उसमें अगर दो ब्रिक्स को स्ट्रक करवाया जाए तो क्लियर मेटेलिक साउंड इसमें जनरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स आती है वो देखते हैं कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट क्लास के लिए मिनिमम 10 MPa होनी चाहिए, सेकंड के लिए 5 MPa होनी चाहिए, 7.5 MPa होनी चाहिए, थर्ड के लिए 5 MPa होनी चाहिए, और अगर कॉमन बिल्डिंग ब्रिक है तो उसके लिए मिनिमम 3.5 MPa होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें वाटर ऑब्जॉर्प्शन की, तो वो भी हमने देख लिया कि फर्स्ट क्लास के लिए 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास के लिए 22% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, एंड जो थर्ड क्लास है उसके लिए 25% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स आती है वो होती है टफनेस, कि जो ब्रिक है अगर उसको 1 मीटर की हाइट से हम ड्रॉप करवाए तो वो पीस में ब्रेक ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं एल्कली टेस्ट, यानी जो इफ्लोरेसिन आता है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए एल्कली टेस्ट, एल्कली टेस्ट। तो जो एल्कलीज है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल्कलीज की वजह से क्या होता है, इफ्लोरेसिन होता है, और जिससे क्या है ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स थी गुड ब्रिक की। जब हम ब्रिक मशीनरी में इनको यूज करते हैं तो ये सब हमें ध्यान रखना होता है। आगे अब हम देखते हैं कि जो एल्कली टेस्ट करते हैं, यानी जो इफ्लोरेसिन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ वेरी करता है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो एल्कली टेस्ट में देखिए, एल्कली की वजह से क्या होता है, इफ्लोरेसिन होता है, तो ये क्या हो सकता है, या तो स्लाइड होगा, स्लाइड का मतलब बहुत कम होगा, या फिर मॉडरेट, या हेवी, या फिर सीरियस। सीरियस का मतलब बहुत ज़्यादा इफ्लोरेसिन हो रहा हो। तो स्लाइड इफ्लोरेसिन को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो ब्रिक का एरिया है उसको 10% एरिया को ये अगर जो वाइट पाउडर है उसने कवर कर रखा है, 10% एरिया ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक का एरिया है उसका 10% ही अगर इफ्लोरेसिन ने कवर कर रखा है तो उसको हम बोलेंगे स्लाइट इफ्लोरेसिन। मॉडरेट में होगा 10 to 50% एरिया है ब्रिक का, अगर वो कवर कर रखा है तो वो आएगा मॉडरेट इफ्लोरेसिन में। हेवी में आएगा कि जो एरिया है वो 50% से ज़्यादा कवर कर रखा है बट पाउडर फॉर्म में जमा नहीं है। और सीरियस में क्या होगा कि 50% से ग्रेटर है एंड डिपॉजिट इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म। तो
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्लाइट कब डिफाइन करोगे। जो इफ्लोरेसीन है उनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, स्लाइट, मॉडरेट, हेवी एंड सीरियस। स्लाइट होगा जब ब्रिक का जो टोटल एरिया है उसके 10% से कम को अगर इफ्लोरेसीन ने कवर कर रखा है तो वो स्लाइट होगा। 10 to 50 है तो मॉडरेट होगा, 50 से ज़्यादा है बट पाउडर फॉर्म में नहीं है तो उसको हम बोलेंगे हेवी इफ्लोरेसीन। और सीरियस कब होगा, जब पाउडर फॉर्म में डिपॉजिट है और जो एरिया है वो 50% से ज़्यादा को कवर कर रखा हो। अब देखिए हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा था ब्रिक का क्लासिफिकेशन। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 to 35 MPa वेरी कर रही थी। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे बता दिया कि जो इफ्लोरेसीन है वो स्लाइट कब होना चाहिए और मॉडरेट कब होना चाहिए। तो अगर जो स्ट्रेंथ है वो 12.5 MPa से कम है, लेस देन 12.5 MPa, तो उस केस में जो इफ्लोरेसीन है वो मॉडरेट हो सकता है। और अगर ये वैल्यू 12.5 MPa से ज़्यादा है यानी 15 MPa है या 17.5 है, 30 है, 25 है, तो उस केस में जो इफ्लोरेसीन की वैल्यू है वो स्लाइट होनी चाहिए, यानी स्लाइट इफ्लोरेसीन ही होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे इफ्लोरेसीन बढ़ेगा उस केस में क्या है, स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो ये ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस केस में जो इफ्लोरेसीन है वो स्लाइट होना चाहिए। तो अगर 12.5 MPa से ब्रिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उस केस में स्लाइट होना चाहिए, और अगर 12.5 MPa से कम है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक की तो उस केस में मॉडरेट होगा तो चलेगा। आगे हम देखते हैं डिफेक्ट ऑफ ब्रिक। जो ब्रिक है उसमें कुछ डिफेक्ट्स होंगे, जैसे हमने देखा कि क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं, श्रिंकेज आ सकते हैं। तो इस तरीके से कौन कौन से डिफेक्ट है जो ब्रिक में अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो हम क्रैक से स्टार्ट करते हैं। तो क्रैक कब होगा, जब ब्रिक में जो वाटर है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो, जब वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। डिफेक्ट्स फर्स्ट हम देखते हैं इसमें क्रैक्स। तो क्रैक्स कब होगी, जब वाटर कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो उस केस में क्या होगा कि ज़्यादा श्रिंकेज होगा। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होना। ज़्यादा वाटर होगा तो ज़्यादा वाटर में चेंजमेंट आएगा। तो उस केस में क्या होगी, इसमें जो ब्रिक है उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा अभी जो हमने एक डिफेक्ट देखा इफ्लोरेसीन, ये किसकी वजह से होता है कि अगर ब्रिक के जो इंग्रेडिएंट है उसमें एल्कलीज प्रेजेंट है तो उस केस में इफ्लोरेसीन जनरेट होता है। थर्ड अगर हम बात करें तो ओवरब्रंट ब्रिक क्या होती है कि जो वेल ब्रंट से भी ज़्यादा ब्रंट हो गई है। तो इनकी भी क्या, इसको भी हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। और जो ओवरब्रंट ब्रिक है इसको हम बोलते हैं जामा ब्रिक। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि जामा ब्रिक होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अंडर ब्रंट या ओवर ब्रंट। तो ये ध्यान रखना है कि जो ओवर ब्रंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जामा ब्रिक। एक होता है अंडर ब्रंट। अंडर ब्रंट में क्या होता है कि ब्रिक है अपनी स्ट्रेंथ को ही अचीव नहीं कर पाता है, जो उसका रेडिश कलर आता है वो ही नहीं आ पाता है। तो इस केस में जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, स्ट्रेंथ इज वेरी लो। और जो ब्रिक है वो क्या रहेगी, ब्रेक हो जाएगी। जब भी उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो ब्रिक क्या है, ब्रेक हो जाएगी। तो इसको भी हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिफेक्ट की बात की जाए तो आता है चफ क्या होता है कि कोई भी ब्रिक है और जब ब्रिक को हम बर्निंग के बाद में रखते हैं, आफ्टर बर्निंग,
तो उस केस में, उस ड्यूरेशन में अगर रेनफॉल हो गया ब्रिक की सरफेस पे, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसको हम चप बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चप क्या होते हैं। या फिर बोला जाता है कि जो ब्रिक की सरफेस है उसमें जो डिफेक्ट आता है रेनफॉल की वजह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो रहता है चप। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो डिफेक्ट आता है ब्लैक कोर। सिक्स्थ इसमें रहता है ब्लैक कोर ड्यू टू बिटुमिनस मटेरियल और कार्बन कंटेंट, कार्बन मैटर। जो ब्रिक में के जो इंग्रेडिएंट है अगर उसमें बिटुमिनस या कार्बन प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि ये कंप्लीटली ऑक्सीडेशन के थ्रू, बाय ऑक्सीडेशन इसको कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो उस केस में क्या होता है कि ब्रिक में एक डिफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक कोर। नेक्स्ट आता है लेमिनेशन। लेमिनेशन डिफेक्ट है, यह इंट्रैप्ड एयर की वजह से आता है। इंट्रैप्ड एयर कि जब हम ब्रिक फॉर्म कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं, तो उस केस में जो वॉइड्स है वहाँ पे इंट्रैप्ड एयर रह गई हो, तो उस वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं लेमिनेशन। तो ये कुछ डिफेक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम देखते हैं स्पेशल टाइप की कुछ ब्रिक्स होती है, उनके बारे में देखते हैं। स्पेशल टाइप का जैसे हमने डिफाइन किया कि जो स्ट्रेंथ है वो 3.5 एमपीए से 35 एमपीए तक की जाती है। पर कुछ ब्रिक्स जिनकी जो स्ट्रेंथ है अगर इससे ज़्यादा है तो वो कौन सी टाइप में आएगी। इसके अलावा अगर कोई ब्रिक है उनको अगर हम रिफ्रैक्टरी में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन से टाइप की ब्रिक हम यूज़ करते हैं, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल टाइप में पहले आता है, फर्स्ट इसमें रहेगा हेवी ड्यूटी ब्रंट ब्रिक। इसमें क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक की वो हाई होती है। इसमें दो क्लास होती है, क्लास 40 एंड क्लास 45। यहाँ पे 40 और 45 ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। 40 के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो रहेगा शुड नॉट बी लेस देन 40 एमपीए एंड 45 के लिए रहेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 45 एमपीए। अगर हम बात करें वाटर अब्जॉर्बेशन की, तो जो हेवी ड्यूटी ब्रंट क्ले है ब्रिक है, तो इसमें जो वाटर अब्जॉर्बेशन है हाई स्ट्रेंथ है, यानी जो वाटर अब्जॉर्बेशन है वो कम होना चाहिए। तो वो कितना होता है, लेस देन 10%, यानी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 10% से लेस देन होना चाहिए। सेकंड इसमें आता है फायर क्ले ब्रिक, इनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक, क्योंकि इनको हम जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, यानी हाई टेम्परेचर में हम यूज़ कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर का मतलब 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर के लिए हम इन ब्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल ब्रिक को इस टेम्परेचर तक लेकर जाते हैं तो वो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। बट जो फायर क्ले ब्रिक है वो मेल्ट नहीं होती है। अगर इसकी बात की जाए इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो इसकी जो वाटर अब्जॉर्बेशन वैल्यू है वो 4 to 10% वेरी करती है, यानी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। वाटर अब्जॉर्बेशन है वो 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ये होती है 35 एमपीए, यानी 35 एमपीए से ज़्यादा वाले ब्रिक्स को हम एज फायर क्ले ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। जो ये ब्रिक्स है
रिफ्रैक्टरी जो ब्रिक है या फायर क्ले ब्रिक है, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। इनके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना आपको। इसमें आता है फर्स्ट एसिड ब्रिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। इसके ओनली आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। एसिड ब्रिक में आती है सिलिका ब्रिक, जो सिलिका ब्रिक है वो एसिड ब्रिक में आती है। और इसके अलावा आता है फायर ब्रिक, इसको हम यूज़ करते हैं स्टील इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री और ओवन, जो कोक ओवन होता है यानी जो भट्टी होती है, वहाँ हम एसिड ब्रिक को यूज़ करते हैं। बेसिक ब्रिक में आता है डोलोमाइट ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक, बॉक्साइट, और न्यूट्रल ब्रिक में आता है क्रोमियम, क्रोमियम ब्रिक। तो जो फायर क्ले ब्रिक है या जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, इसके आपको ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जो नाम आ रहे हैं ये ध्यान रखने हैं। या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक है, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखना है एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। अगर एसिड की बात करें तो इसमें आता है सिलिका ब्रिक एंड फायर ब्रिक। बेसिक की बात करें तो इसमें डोलोमाइट, मैग्नेसाइट एंड बॉक्साइट। और न्यूट्रल की बात की जाए तो इसमें जो क्रोमियम वाली जो ब्रिक आती है वो न्यूट्रल ब्रिक में आती है। जो ये फायर क्ले ब्रिक है, ये इसका जो टेम्परेचर है यानी किस टेम्परेचर तक ये अपनी शेप एंड साइज प्रॉपर बना के रखेगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर तक ये क्या होता है, अपनी जो स्ट्रेंथ है या हार्डनेस है वो बना कर रखता है। तो यहाँ पे ब्रिक से रिलेटेड जितना भी अपने पास, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले इसका कंपोजिशन क्या था, उसमें के बाद इसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट क्या थे, किस तरीके से हम ब्रिक को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं उसको, उसके अलावा डिफेक्ट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है या उसके जो टेस्ट है, वो सब हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ब्रिक मैसनरी, कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत इसके 15-20 मिनट का होगा ये अपना टॉपिक, तो वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ब्रिक से रिलेटेड एंड ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।